जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब होता है पैसा। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर श्रेय पर मत लेके जाना, क्योंकि बहुत लोग क्रेडिट का मतलब दे देते हैं ना कि मैं तुमको इस चीज़ का क्रेडिट दे रहा हूँ, यानी मैं तुमको इस चीज़ का श्रेय दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब श्रेय नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट का मतलब यहाँ पर एक तरीके से कर्ज देना हुआ, एक तरीके से क्रेडिट का मतलब उधार लेना हुआ। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब यही है। तो मनी एंड क्रेडिट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा निकल कर आता है वो क्या है? बारिएटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बारिएटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बारिएटर सिस्टम क्या था? देखिए, हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही गांधी जी तो चलते थे नहीं। ये नहीं था कि गांधी जी क्या हमेशा से ही थे, नहीं ना। पहले आज़ादी से पहले हमारे यहाँ कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे। वो सोने के होते थे, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, अलग अलग मेटल्स के वो जो सिक्के होते थे वो चलते थे। लेकिन बारिएटर सिस्टम में मीन्स सिक्के नहीं चलते थे। बारिएटर सिस्टम में क्या होता था कि जब पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे कि गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, मतलब कि सामान के बदले सामान लेते थे। यहाँ पर जो सामान था, जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास 1 किलो चावल है, आपके पास 1 किलो गेहूं है। मैंने आपको 1 किलो गेहूं दिया और आपने मुझे 1 किलो चावल दिया। तो ये क्या हुआ? बारिएटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ। यानी कि इसके तहत हम किसी भी सामान को बदलते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे विदाउट यूजिंग मनी। वहाँ पर मनी का यूज़ नहीं होता था, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा मनी जो चीज़ें थी, मनी जैसी चीज़ें वो चलती भी नहीं थी। तो लोग क्या करते थे? एक दूसरे से सामान को ही बदल लेते थे। उसके बाद जो हमारा बारिएटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम आती थी, वो थी कोइंसिडेंस प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज इन बारिएटर सिस्टम। वो ये थी कि जैसे मुझे कोई सामान लेना है, अब मेरा जो सामान है वो अलग है, आपका सामान अलग है, मतलब वैल्यू दोनों की अलग अलग है। मान लीजिए कि आपको 1 किलो चावल लेना है और मुझे 2 किलो तेल चाहिए, ठीक? तो मेरे पास तो चावल है, मैंने दिया, लेकिन आपके पास जो तेल है वो मेरे चावल की वैल्यूज तो ज़्यादा है कि नहीं है? तो वहाँ पर जब अनइक्वल आ जाता था, जब वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती थी, बस यही प्रॉब्लम आता था बारिएटर सिस्टम। तो बारिएटर सिस्टम एक तरीके से सही भी था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर वो बारिएटर सिस्टम यूज़ नहीं हो पाता था। इसी को हटाने के लिए मनी को लाया गया, यानी कि पैसे को लाया गया। पैसा क्या काम करता है कि सीधी सी चीज़ है, अगर मुझे कोई सामान लेना है, मेरे पास 50 रुपए का सामान मैंने लिया और मैंने उसे 50 रुपए दे दिया। अब उसको चाहे वो उस पैसे से सामान ले, कुछ भी करे, अब आ तो बीच में मनी गया। किसी को सामान तो बदलना है नहीं कि सामान कम ज़्यादा करना है, मोल भाव की सामान आपका ज़्यादा है, मेरा कम है, मेरे सामान की वैल्यू ज़्यादा है, आपके सामान की वैल्यू कम है। ये चीज़ तो नहीं रह गई ना। अब यहाँ पर बीच में आ गया मनी। मनी क्या काम करता है कि ट्रांजैक्शन को, जो हमारे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको सिंपल कर देता है। बारिएटर सिस्टम में ये बहुत ही खराब चीज़ थी कि वहाँ पर एक दूसरे को सामान हम दिया करते थे, और जब सामान दिया करते थे तो कम ज़्यादा वैल्यू हो जाती थी। लेकिन मनी के आने के बाद से हम किसी भी चीज़ की एक फिक्स वैल्यू पता कर लेते हैं, और चीज़ों को मीन्स कि हम आपको कोई चीज़ ले दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी आसानी आ जाती है खरीदने और बेचने में, ठीक? अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, अब आज के समय में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो भी तो चल रही है ना। पहले के समय में सिक्के चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं। तो अब तो जो करेंसी आ गई है और पेपर नोट कॉइन आ गए हैं, डिपॉजिट विद बैंक आ गया है, यानी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी मनी का जो फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला है हमारा करेंसी, दूसरा है पेपर नोट एंड कॉइन, तीसरा है डिपॉजिट विद बैंक। सबसे पहले समझते हैं करेंसी। करेंसी क्या होती है? जो हम नोट मीन्स चलाते हैं ना, जो पैसा चलाते हैं जिसमें गांधी जी हमारे छपे हुए, ये करेंसी ही है। मीन्स कि जो रुपया है हमारा, ये करेंसी ही है। ये कौन गारंटेड करता है? इसे कौन परमिशन देता है? इसे परमिशन देती है हमारी गवर्नमेंट। जब भी आप नोट देखते होंगे तो नोट पे एक लाइन ऐसे लिखी रहती होगी ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
किसी भी नोट पर आप देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र है वो इन नोटों को ही मान्यताएं देती है। हमारा अगला टॉपिक भी यही है, पेपर नोट एंड कॉइन, यानी कि जो हमारी नोट भी बनी होती हैं वो कौन गारंटेड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेकंड जो हमारा आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो रिजर्व बैंक है वो इसे गारंटेड करती है। बिना इन दोनों के गारंटेड किए बगैर कोई भी नोट, कोई भी करेंसी मान्य नहीं होती है। करेंसी हमारे यहाँ की रुपए है। करेंसी किसी भी देश में मनी एक्सचेंज करने के काम में आती है। विदाउट करेंसी आप कैसे पता करेंगे किसी भी देश का रुपए मीन्स जो पैसा है वो क्या है? तो हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपए है, अमेरिका की डॉलर है, तो ऐसे ही समझिए हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है। पेपर नोट एंड कॉइन, यानी कि पेपर जो हमारे यहाँ गांधी जी छपे हुए हैं ना नोट पे, ये हमारे यहाँ जो ये करेंसी है, जो मनी का ये जो फॉर्म है, ये पेपर के फॉर्म में है। कुछ फॉर्म कॉइन्स में है, यानी सिक्के में है। सिक्के और नोट यानी कि पेपर और कॉइन दोनों में हमारे यहाँ जो मनी का एक्सचेंज है वो चलता है। मनी जो है वो हमारे यहाँ चलता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिपॉजिट विद बैंक। जो हमारा पैसा है वो रखा कहाँ जाता है? लोग, जितने भी लोग होते हैं, आमतौर पर हमारा जो पैसा कहाँ रखा जाता है? बैंकों में रखा जाता है। सही बात है, बात सही है। कैसे? क्योंकि बैंक क्या काम करता है कि हमें इंटरेस्ट देता है, और इसी वजह से जो लोग होते हैं वो अपना पैसा जो है वो बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। अभी बैंक के बारे में पूरी तरीके से समझेंगे कि बैंक जो हमारा पैसा लेता है वो उसका करता क्या है। क्या बैंक पूरे पैसे को रखता है? ये आगे जो डिपॉजिट हमारा टॉपिक है उसमें समझेंगे। तो पहले अभी तो डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि जो हम अपना पैसा है वो बैंकों में ले जाकर रख देते हैं। डिपॉजिट विद बैंक में इतना ही चीज था। उसके बाद आता है हमारा चेक फैसिलिटी। देखिए, चेक के अंदर कोई भी खास चीज नहीं है। चेक आप आमतौर पर जो भी देखते हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन के टाइम पर जिसको चेक दिया जाता है और जिसने चेक दिया है उसका नाम, सिग्नेचर और अमाउंट उसमें भरा होता है। आमतौर पर आप कहीं पर भी चेक को देख सकते हैं। चेक के अंदर इतनी ही चीज है, चेक फैसिलिटी, यानी कि मनी का ट्रांजैक्शन करने के लिए चेक फैसिलिटी काफी आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक सिंपल पेपर नोट पर इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया जाता है। ले जाकर आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, आपका पैसा कैश हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, यानी कि लोन एक्टिविटी, जो भी बैंक होते हैं हमारा ही जो पैसा होता है उसको रखते हैं और लोन के फॉर्म में देते हैं। कैसे लोन के फॉर्म में देते हैं? हमें अगर मनी की जरूरत है, आगे क्रेडिट में इसी चीज के बारे में बताया गया है। ये पॉइंट जो है उसका पहले ही दे दिया गया है। क्रेडिट का पॉइंट है कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का जो लोन एक्टिविटी है वो किस तरीके का होता है। बैंक क्या काम करता है? हम ही जो पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं 15% छोड़ करके, बाकी जितनी भी अमाउंट बचती है वो लोगों को दे देती है कर्ज के तौर पर, और उसी से अपना सारा जो काम है वो चलाती है। आई होप मनी की जितनी भी चीज़ें थी समझ में आई होगी, क्योंकि इतनी ही चीज़ें मनी के अंदर थी। मनी के टॉपिक्स बस इतनी ही थे। इसके बाद हम आगे जो है क्रेडिट के बारे में समझते हैं कि क्रेडिट क्या है, क्रेडिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे का समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि क्रेडिट है क्या। देखिए, क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत अगर मैं किसी से कर्ज ले रहा हूं तो मुझे समय रहते वापस करना होगा, प्लस में मुझे उसके पास कुछ कोलेटरल यानी कि कुछ गिरवी उसके पास मुझे रखना होगा। वही होता है हमारा क्रेडिट, यानी कि हम जब किसी से कर्ज लेते हैं और उसको जो हमें वापस करना होता है। अब किसी से कर्ज लोगे तो वापस तो करना ही पड़ेगा। कहने का सेंस ये है कि क्रेडिट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है किसी से भी जब हम पैसा लेते हैं कि हम कितने टाइम में वापस करेंगे, कितने इंटरेस्ट पे वापस करेंगे, वही हमारा होता है क्रेडिट यानी कि कर्ज। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा चीज आती है कि क्रेडिट आखिर बनता कैसे, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मनी को फॉर्म में बांटा गया था, करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन, डिपॉजिट विद बैंक, वैसे इसे भी बांटा गया है। कैसे? वो है हमारा डिपॉजिटर। पहला आता है हमारा डिपॉजिटर, दूसरा आता है लेंडर, तीसरा आता है बोरोवर। ये तीनों है क्या? डिपॉजिटर का मतलब तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि डिपॉजिट करने वाला। ये डिपॉजिट होता कहाँ है? बैंकों के अंदर। जो भी हमारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, ये जो हमारी बैंक हैं ये क्या काम करती हैं? डिपॉजिटर। यानी हम लोग जो अपना पैसा जमा करते हैं, कहाँ जमा करते हैं? ये जो डिपॉजिटर होते हैं। आप कौन है? डिपॉजिटर है। हम बैंक में क्या कर रहे हैं? पैसा जमा कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? डिपॉजिटर हूँ। किसके पास जमा कर रहा हूँ? लेंडर, यानी कि बैंक के पास। बैंक के पास मैंने पैसा जमा किया, वो क्या है? लेंडर है। उसके बाद बोरोवर, यानी कि बोरोवर कौन होता है? जो बैंक से कर्ज ले रहा होता है।
बैंक जिसे कर्ज दे रही होती है। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, मैं कौन हुआ? डिपॉजिटर। बैंक में पैसा जमा हुआ, वो क्या हुआ? लेंडर। और जो इसके बाद आपने मान लीजिए कर्ज लिया तो आप कौन? बोरोवर। ठीक, तो बोरोवर और लेंडर डिपॉजिटर का मतलब समझ में आ गया होगा। बोरोवर मतलब होता है कर्ज लेने वाला, डिपॉजिटर जो वहां पर बैंक अपना बैंक में फिक्स मनी जमा करता है, लेंडर यानी कि जो बैंक में पैसा रखता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है कि व्हाट बैंक डू विथ द डिपॉजिट। बैंक हमारे पैसों के साथ करती क्या? इतना पैसा जो बैंक हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, क्या उसे बैंक हमेशा ही रखे रहती है? नहीं, बैंक जो हमारा पैसा होता है उसे छोटे छोटे लोन्स के फॉर्म में बांटती है। कैसे? जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया। अब बैंक ने क्या काम किया कि उस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया, और वो जो पैसा था उसको मुझे कर्ज के तौर पे दिया, 10% चार्ज किया और कहा कि 2 साल के अंदर मुझे वापस करना है, और मैंने 2 साल के अंदर वापस किया। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पर जो हमने पैसा जमा किया था उसी को बैंक ने घुमा फिरा करके एक तरीके से उससे प्रॉफिट भी कमा लिया, और जो पैसा था वो आपका सेफ का सेफ बैंक में बचा भी रहेगा। तो यही क्या काम करता है हमारा डिपॉजिटर, सॉरी जो बैंक है हमारा, जो हमारे डिपॉजिट मनी है उसके साथ बैंक यही काम करता है। क्या बैंक पूरा पैसा दे देता है? नहीं, बैंक सिर्फ 15% रखता है। अब आप ही सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर पूरा पैसा दे देगा तो ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? तो बैंक क्या काम करता है? 15% मनी अपने पास रखता है, और बाकी का जो बचता है 15 से 20% अपने पास रखता है, और 70 से 80% पैसा जो है वो लोन के फॉर्म में बांट देता है विथ इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इन अ फिक्स्ड टाइम। यानी कि एक फिक्स ड्यूरेशन टाइम पर जो बैंक होता है वो लोगों को कर्ज के तौर पे पैसा दे देता है, और कहता है कि आपको इतने समय वापस करना होगा, प्लस में वो कुछ कोलेटरली यानी गिरवी भी रखता है, क्योंकि अगर क्या पता बैंक का पैसा हम लेके भाग जाए तो डूब भी तो सकता है। बैंक का पैसा कोई भी लेके भाग सकता है, क्या पता किसी की लालच ज़्यादा हो, जैसे हमारे देश के बड़े बड़े लोग करते रहे हैं, देश का पैसा लेकर कहीं विदेशों में भाग जाते हैं। तो कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ता है ना, वही होता है हमारा कोलेटरल। कोलेटरल भी इसमें एक टॉपिक था जो कि मुझसे मिस हो गया था, लेकिन मैं कोलेटरल बता देता हूँ। कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना। किसी भी चीज़ जब हम बैंक में जाते हैं, कोई भी चीज़ लोन लेने के लिए किसी भी चीज़ का, तो बैंक हमें कोलेटरली कुछ मांगती है, यानी कुछ गिरवी रखने के लिए मांगती है, वही होता है हमारा कोलेटरल। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आता है कि 2 टाइप ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। देखिए, क्रेडिट का 2 सिचुएशन होता है, एक होता है पॉजिटिव रोल, एक होता है निगेटिव रोल या ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव रोल? ये क्या काम करता है? देखिए मैं मतलब समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस बार किसी चीज़ की फसल उगानी है, मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से मैंने कहा कि मुझे 6 महीने का लोन दीजिए, 6 महीने का मतलब मुझे टाइम दीजिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, आप जितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मैं पैसा दूंगा, और मैं उस चीज़ को वापस करूंगा समय रहते जितना आपने मुझे टाइम दिया। ठीक, मैंने फसल उगाई, फसल उगाकर मैंने बेचा, और वो जो पैसा था अपना प्रॉफिट कमा करके बैंक का जो पैसा था मैंने वापस कर दिया, और ये जो यहाँ पर क्रेडिट सिचुएशन थी वो मेरी खत्म हो गई, यानी कि मैंने जो पैसा दिया वो मैंने लिया उसको मैंने वापस कर दिया समय रहते। यही क्या है हमारा पॉजिटिव रोल। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर हम अपने पैसे को समय रहते लेकर के वापस कर देते हैं, उसमें से प्रॉफिट कमा करके, वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव रोल होता है क्रेडिट का। लेकिन माफ कीजिएगा, निगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। निगेटिव रोल में क्या होता है? जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती, मान लीजिए कि अगर मेरी फसल खराब हो गई तो मैं कहाँ से वापस करूंगा? मेरे पास तो मनी तो होगा नहीं वापस करने के लिए, क्योंकि मैं भी तो डिपेंड हूं ना उसी फसल पे, उसी क्रॉप्स पे, क्योंकि जब वो फसलें कटेंगी बिकेंगी तभी तो मैं वापस करूंगा। तो यही होता है निगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि अगर मैंने उसमें से प्रॉफिट कमाकर उसे बेच दिया, पैसा वापस कर दिया, तो पॉजिटिव रोल, यानी कि उसका मेरे पर सही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर वही फसल खराब हो जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही रीज़न है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो हर साल, इतने जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फसलें अगर खराब हो जाती हैं तो उनके पास कोई अदर ऑप्शंस ही नहीं बचते हैं, इसीलिए वो उन्हें मजबूरन सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं वापस कर सकते हैं। तो निगेटिव रोल और पॉजिटिव रोल भी समझ में आया होगा। फिर आते हैं हमारे टर्म ऑफ क्रेडिट। कुछ कंडीशंस होंगी ना,
जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट रेट मांगता है। बैंक जो है एक इंटरेस्ट रेट पर पैसा देता है, कितने का, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बैंक जो है ना ये कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक जो आजकल की जो नई नई बैंक आई हुई हैं वो इंटरेस्ट ज़्यादा ही चार्ज करती हैं। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट बैंक है वो कम मीन्स, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि ये इंटरेस्ट चार्ज करती हैं कि नहीं, तो इसमें है यस, इंटरेस्ट जो है ये हमारा चार्ज करती हैं। कौन? टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर कोई भी अगर आदमी लोन देता है तो वो अपना इंटरेस्ट एक फिक्स ब्याज जो है वो चार्ज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि कुछ उसे डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए ना। एक एग्रीमेंट पर हम उससे साइन करवाते हैं कि भैया बाबू सोना देखो इतने टाइम पे तुम्हें ये जो पैसा है इसे वापस करना है, इतने से इतना समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इतने समय में तुम्हें ये जो वापस करना है, इस पैसे को 2 साल का मान लीजिए मैंने टाइम दिया, आपको 2 साल में वापस करना है, इतनी ही चीज़ है बस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं कोलेटरली, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा, कोई ऐसी फ्री में तो नहीं देगा लोन, तो वो क्या काम करता है गिरवी की। इन दैट कंडीशन अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं, आप मान लीजिए पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो क्या करेगा बैंक जो है वो आपका जो भी जिस चीज़ को उसने गिरवी रखा हुआ है उसे बेचकर अपना पैसा जो है वो वापस ले लेगा। ठीक, इसके बाद हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट इतनी ही थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या है क्रेडिट के बीच में, यही है टॉपिक। तो चलिए इसको भी समझते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट ये जो है ये हमारे गवर्नमेंट बैंक्स चलाते हैं। ये फॉर्मल सेक्टर क्या करते हैं, ये जो दोनों ही सेक्टर हैं, क्रेडिट का मतलब समझिए, मींस यहाँ पे जो क्रेडिट कहा गया है कि ये दोनों ही लोन देते हैं। कैसे लोन देते हैं? जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है इसमें जितने भी गवर्नमेंट की बैंक्स होती हैं वो हमें लोन देती है, लेकिन इसमें जो है जैसे हमारे लेंडर हो गए, तो ये क्या काम करते हैं, जितने भी हमारे जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, बिना किसी दस्तावेजों के जो लोग ब्याज देते हैं वो इनफॉर्मल में आते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर्मल सेक्टर होता है, इसमें से हर कोई क्यों नहीं लेता लोन? रीज़न ये है हर कोई इसलिए नहीं लेता है लोन क्योंकि फॉर्मल सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए मांगता है, और इंडिया के अंदर मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। बैंक अगर लोन देता है तो उसे गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में विदाउट किसी भी चीज़ को गिरवी रखे हुए आपको लोन दे देता है। सॉरी, तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ ज़्यादातर रूप में ही चलता है। फॉर्मल सेक्टर हमारी गवर्नमेंट की होती है, इनफॉर्मल हमारी जो है वो प्राइवेट होती है, और इसके अंदर ये जितने भी मीन्स कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर कम चार्ज किया जाता है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाता है। इतनी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि खुद से ही स्वयं की सहायता। भारत के अंदर भी जो कुछ ऐसी संस्थाएं चलती हैं जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह, यहाँ पर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसे सबसे पहले बांग्लादेश में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? क्योंकि वहाँ की जो वुमेन्स थी उनको कुछ लाइफ में करने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाए ताकि वो कुछ अपने लाइफ में कर सके, फाइनेंशियली हेल्प के लिए। तो इसमें क्या होता था, 15 से 20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता था। ये महीने के 25 से 100 रुपये हर एक फीमेल से मीन्स हर एक महिला से जमा करवाया जाता था, और उसी पैसे को इकट्ठा होने के बाद एक जिसे ज़रूरत होती थी वो बांट लेते थे। कुछ समय बाद जब वो पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तो बैंक भी उसको देकर उन्हें लोन दे देती थी, और बैंक जब उन्हें लोन दे देती है तो ताकि वो उसके आगे भी निकलकर कुछ कर सके। जब बैंक देख लेती है कि इतने एलिजिबल हो चुके हैं कि ये अब इस पैसे का सही यूज़ कर सकते हैं, तो बैंक भी क्या काम करते हैं कि उन्हें लोन दे देते। यही वहाँ पर सबसे पहले बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ। भारत के अंदर भी बड़े लेवल पर ये जो चीज़ है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम लोग एक संस्था जिसका नाम है स्वयं सहायता समूह, ये महिलाओं की संस्थाएं हैं, तो इसके तहत मीन्स इसी से रिलेटेड है। इसमें भी इसी तरीके से महीने का जो अर्न है मीन्स जो कुछ बचत हम करते हैं
उसी को इसके अंदर इकट्ठा करके और जिसको यूज करने की जरूरत मीन्स जिसे जरूरत होती है पैसे की, वो इन पैसों को ले लेता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको समझ में आया होगा कि खुद से ही अपनी सहायता जो की जाती है वही होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें अपने ही पैसों को इकट्ठा करके और एक दूसरे की जरूरत पे ले दे लिया जाता है। ठीक, तो मनी एंड क्रेडिट की सारी टॉपिक्स आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।